Hello students, welcome to Phychima classes in collaboration with City Model College. क्लास 10th में फिजिक्स सब्जेक्ट में आज हम चैप्टर 4th रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टडी करेंगे। क्लास 9th में आप लोग रिफ्लेक्शन को पढ़ चुके हैं, जिसमें कि एक स्मूथ और शाइनी सरफेस पर जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर एक सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ये इंसिडेंट रे जिस मीडियम से आ रही होती है, स्मूथ और शाइनी सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो स्ट्राइक करने वाली रे को इंसिडेंट रे और आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस वापस उसी मीडियम में चले जाने को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन में लाइट रेज किसी एक मीडियम से आती है, किसी सरफेस से स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस चली जाती है, और यहाँ पर नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल जो एंगल बनाता है, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, उसको हम लोग इंसिडेंट एंगल आई कहते हैं। और फिर रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है आपके नॉर्मल से, उसको हम लोग एंगल आर या रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। तो इस तरह से हमने पाया कि रिफ्लेक्शन में लाइट रे ट्रेवल्स इन सेम मीडियम, इसमें जिस मीडियम में लाइट रे रहती है उसी मीडियम में वापस जाती है, यानी मीडियम चेंज नहीं होता। यदि एयर से लाइट रे आ रही है तो एयर में ही वापस चली जा रही है। सो दिस इज इन रिफ्लेक्शन मेथड वेयर लाइट रे ट्रेवल्स इन सेम मीडियम। सेकेंड, नो चेंज इन लाइट वेलोसिटी। जो ये लाइट रे है आपकी, जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इसकी जो स्पीड होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन भी उसकी स्पीड वही रहती है, क्योंकि मीडियम आपका चेंज नहीं होता। जिस मीडियम में पहले थी उसी मीडियम में अभी भी है। तो इसलिए लाइट रे की वेलोसिटी, जो लाइट वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं होती रिफ्लेक्शन में। सेकेंड पॉइंट हम जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल आई, जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनता है, और रिफ्लेक्शन एंगल आर जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट, लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड थ्रू स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। ये जो सरफेस आपने लिया है ये स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होता है, तो आपकी लाइट रे वहां से रिफ्लेक्ट होती है। तो ये कुछ रिफ्लेक्शन का पार्ट था, जो रिफ्लेक्शन हम लोगों ने क्लास 9th में स्टडी किया था। आज क्लास 10th में हम लोग रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें दो मीडियम होते हैं। एक मीडियम ये है जिसमें लाइट आ रही है, और दूसरा मीडियम ये है जिसमें लाइट जा रही है। या यूं कहें कि एक सरफेस यहां पर लिया गया, वो सरफेस दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। ऊपर एक मीडियम है, मीडियम 1, और इस लाइन के यानी इस सरफेस के नीचे एक मीडियम है, मीडियम 2। इसमें भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है इस तरह से, तो ये तो इंसिडेंट रे हो गई। जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वहां एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं, इस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। अब लाइट रे किधर जाना चाहिए, किस तरफ की ओर लाइट रे को जाना चाहिए, आ तो इस डायरेक्शन में रही है, ये मीडियम नहीं होता, देन लाइट रे वुड हैव बीन गॉन टू दिस डायरेक्शन। तो लाइट रे इस डायरेक्शन में जाती यदि ये मीडियम नहीं होता, बट मीडियम है, तो इस मीडियम की वजह से लाइट रे या तो इस तरफ की ओर जाएगी, यानी नॉर्मल से दूर हट जाएगी,
द लाइट रे में गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या फिर लाइट रे नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगी, या लाइट रे में बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। ये दोनों ही पोजीशन होती हैं, आपके डिपेंड करता है कि मीडियम 1 और मीडियम 2 कैसा है। या तो लाइट रे जो आ रही है इंसिडेंट रे, ये सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये सीधी नहीं जाती, या तो आपकी लाइट रे नॉर्मल से दूर हट जाएगी इस तरीके से, या फिर नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी। ये आपकी कहलाती है रे रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ इंसिडेंट रे हो गया, और ये आपकी आफ्टर द पासिंग थ्रू द सरफेस, वो सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये वो सरफेस है। इस सरफेस से जब लाइट रे पास होती है तो या तो लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है या नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये कि लाइट रे ट्रेवल्स इन डिफरेंट मीडियम, यानी जब रिफ्रैक्शन हो रहा होता है तो आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है। पहले मीडियम में आ रही है तो वो इंसिडेंट रे हो गई, और सेकेंड मीडियम में जब वो जा रही है तो वो आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। यानी लाइट रे डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है इन रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अब ये जो फिनोमेना हो रहा है जहां पर लाइट रे या तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जा रही है या नॉर्मल से दूर जा रही है, ये फिनोमेना का रीजन है कि लाइट की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। आपके रिफ्लेक्शन वाले केस में लाइट रे जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम में वापस जाती है, इसलिए यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं होती। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में जो लाइट रे है वो एक मीडियम से आकर के दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, इसलिए यहां पर लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल नहीं होते। जब रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल I और R इक्वल होते हैं, लेकिन यहां यदि बात करें तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो ये एंगल है ये इंसिडेंट एंगल हुआ। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के जो बीच एंगल हुआ ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल हुआ। तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक और पॉइंट हो गया। तो रिफ्रैक्शन जब होता है तब लाइट रे ट्रेवल्स करती है डिफरेंट मीडियम में, मीडियम 1 और मीडियम 2। दूसरा, लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में, यही रीजन है इस रिफ्रैक्शन के होने का। तीसरा, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल नहीं होता है। एंड फोर्थ, लाइट रेज रिफ्रैक्टेड थ्रू ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी लाइट रे आपका रिफ्रैक्ट तभी होगी जब आपका जो मीडियम आपने चूज किया है वो या तो ट्रांसपेरेंट हो या सेमी ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, यदि ओपेक मीडियम होगा तो वहां पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होगा। अब और आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही। तो जैसे यहाँ पर हमने एक मीडियम ये लिया हुआ है और ये कुछ बातों को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं रिफ्लेक्शन में। तो ये सपोज कोई लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है, तो जिस पॉइंट पर आ रही है उस पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। लाइट रे को जाना चाहिए सामने, लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड अलग अलग होती है डिफरेंट मीडियम में, यहाँ पर मीडियम कोई अलग है और यहाँ पर मीडियम कोई अलग है। जैसे यहाँ पर मीडियम सपोज एयर है और यहाँ पर जो मीडियम है वो आप ग्लास कह सकते हो, ऑयल कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से जब मीडियम अलग हो गया तो जो लाइट रे आ रही है उसकी स्पीड अलग हो जाएगी। उसकी स्पीड अलग हो जाने की वजह से लाइट रे सेम डायरेक्शन में नहीं जाती जिस डायरेक्शन में आ रही थी,
यानी इस डायरेक्शन में लाइट रे नहीं जाती। तो क्या होगा, अब डिपेंड करता है कि जो आप मीडियम चूज किया है आपने, जो यहाँ पर आप मीडियम चूज कर रहे हो वो कैसा मीडियम, वो यदि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब हो गया वो मीडियम जिसमें लाइट की वेलोसिटी कम हो, ऐसा मीडियम इसमें लाइट की वेलोसिटी कम हो, वहां पर उस मीडियम को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब आप किसी रोड पर रन कर रहे होते हैं और उस रोड पर ऑब्स्टेकल्स नहीं है, ओपन रोड है, तो आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वही आप क्राउडेड एरिया में जाकर आप रन करना चाहेंगे तो आपकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। तो उसी तरह से जब लाइट रे भी किसी ऐसे मीडियम में इंटर करती है जहाँ पर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, तो उस मीडियम को हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। तो जैसे ग्लास है आपका, तो ग्लास में वेलोसिटी जो है कम होती है इन कंपैरिजन टू वेलोसिटी इन एयर। तो लाइट ये एयर मीडियम सपोज लिया हुआ है और ये आपका हमने ग्लास लिया हुआ है। तो जब ऐसे मीडियम में आप जाएंगे जो डेंस होगा ऑप्टिकली, जिसमें लाइट की वेलोसिटी कम होगी, तो वो क्या होगा, वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगी, वो कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। उसकी वजह से जब कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो वो कम एक्सटेंड होगी, यानी एक तरह से नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। तो जब कभी भी लाइट रे आपकी रेयर मीडियम से, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, उससे डेंसर मीडियम में जहाँ वेलोसिटी कम है इंटर करती है, तो वो हमेशा नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। और इस तरह से यहाँ पर जो ये एंगल है ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया और ये जो एंगल है ये इंसिडेंस एंगल हो गया। तो ये तो हमने फर्स्ट केस देख लिया। फर्स्ट केस क्या, कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, यानी रेयर से, रेयर यहाँ पर जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, एग्जाम्पल के तौर पर एयर या वैक्यूम, ठीक है, और आपका डेंसर मीडियम जहाँ वेलोसिटी कम है, जैसे ग्लास ले लें या ऑयल ले लें। तो ऐसे मीडियम में जब लाइट रे जाएगी तो हमेशा नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। अब इसी का दूसरा केस भी है, व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम, यानी सपोज यहां पर अब ग्लास है और यहां एयर है, कैसा मीडियम है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में। तो अब यहां वेलोसिटी ज्यादा है कंपेरेटिव टू ऊपर वाले मीडियम के कंपैरिजन में, तब आपकी लाइट रे ऐसी रही है, जानी तो स्ट्रेट चाहिए, लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो जब ज़्यादा वेलोसिटी हो गई तो वो इस तरह से एक्सटेंड कर जाएगी, फैल जाएगी। तो उस प्रकार से अब जो लाइट रे बनेगी आपकी, वो लाइट रे यहाँ पर जाएगी, यानी नॉर्मल से अवे हो जाएगी। ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, ग्रीन वाली ओरिजिनल डायरेक्शन है आपकी लाइट रे की, लेकिन अब इस मीडियम में आई है और यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है लाइट की, तो उस तरह से वो एक्सटेंड कर जाएगी, यानी फैल जाएगी और नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो अब लाइट रे यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्शन का वो ज़्यादा बन रहा है और वो बन रहा है आर। तो इस तरह से यहाँ पर इंसिडेंट एंगल आई है और यहाँ आपका रिफ्लेक्शन एंगल आर है। तो इस केस में आपका आर ग्रेटर है आई से, जबकि पिछले केस में जो आपका रिफ्रैक्शन एंगल था वो आर यहां तो आपका ग्रेटर है आई से, तो इसको ग्रेटर कहेंगे। तो आर इज ग्रेटर देन आई इस मीडियम में, और जब ऑप्टिकली डेंसर में गए थे तो नॉर्मल की ओर बेंड हो गया था, तब आपका रिफ्रैक्शन एंगल आई से कम था। तो ये पूरा फिनोमेना आपका रिफ्रैक्शन का एंगल हो गया। और दोनों केस हम लोगों ने स्टडी कर लिए कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये रिफ्रैक्शन का प्रोसीजर होता है।
अब सपोज कि लाइट रे हमारी स्ट्रेट आ रही है, परपेंडिकुलर टू सरफेस आ रही है, इस तरीके से आ रही है, यानी पहले जो लाइट रे ऑब्लिकली आ रही थी, ठीक है, लेटरली आ रही थी, अब वो परपेंडिकुलर टू सरफेस आ रही है। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस। जब परपेंडिकुलर टू द सरफेस आती है तो वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता और वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ही चली जाती है, यानी विदाउट डेविएशन वो उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन में आ रही होती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर होगी सरफेस के तब उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, या ये कहें जब I इज इक्वल टू 0 होगा तो रिफ्रैक्शन एंगल भी 0 होगा, कोई उसमें लाइट रे की डायरेक्शन में डेविएशन नहीं होगा। तो इस तरह से फाइनली जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन हुआ वो ये हुआ कि वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, इफ लाइट स्लोज डाउन, यानी स्लो कर रही है, डेंसर मीडियम में आ रही है, तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, और सेकेंड मीडियम में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो वो रेयर मीडियम हो गया। तो ऐसे ही जो आपका वाटर और ग्लास है वो ऑप्टिकली डेंसर है क्योंकि इसमें वेलोसिटी एयर के कंपैरिजन में कम होती है। इसी तरह ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, और जब वाटर और ग्लास का कंपैरिजन करें तो ग्लास में वेलोसिटी वाटर से भी कम होती है, तो ग्लास मोर डेंसर हो गया ऑप्टिकली इन कंपैरिजन टू वाटर। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ग्लास और ग्लास और वाटर, इन दोनों की जो डेंसिटी है, मटेरियल की डेंसिटी है, वो भी ज़्यादा है एयर से। तो हम देख रहे हैं ग्लास की जो डेंसिटी, ग्लास का जो मास होता है या जो वाटर का मास होता है वो एयर से ज़्यादा है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी भी इनकी ज़्यादा है, यानी इनमें वेलोसिटी आपकी लाइट की कम हो जाती है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जो हैवी मास का है, उसमें हमेशा लाइट की वेलोसिटी आपकी कम हो जाए। जैसे कि केरोसिन को देखें, केरोसिन आयल, जो आपका केरोसिन आयल होता है उसमें क्या है, केरोसिन आयल तो आपका वाटर से लाइटर है, केरोसिन आयल आपका वाटर से लाइटर है, उसके बावजूद भी आपकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो केरोसिन में कम है। तो केरोसिन हल्का मटेरियल है, लाइटर मटेरियल है इन कंपैरिजन टू वाटर, लेकिन फिर भी जो वेलोसिटी है लाइट की वो केरोसिन में कम है। तो केरोसिन एज पर मटेरियल डेंसिटी लाइटर है, लेकिन ऑप्टिकली ये डेंसर है क्योंकि इसमें लाइट की वेलोसिटी कम होती है। तो हमको यहाँ पर ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर का मतलब इसी से है कि जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी मीडियम में तो ऑप्टिकली रेयर होगा, और जब लाइट की वेलोसिटी कम होगी तो ऑप्टिकली डेंसर होगा। यदि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट रे जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगी लाइट तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। ये आपका रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसी में इसकी डेफिनेशन क्या हो गई फाइनली, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। जब आपकी लाइट आती है तो उसकी डायरेक्शन में जो चेंज हो जाता है, when it passes from one transparent medium to another transparent medium, one transparent medium air, another transparent medium oil या glass या water, is called a refraction। यानी जब भी कोई लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, इस फिनोमेना को ही हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं? तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे 9th में, आज हम क्लास 10th में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो पहले तो फिर से फिगर लें, सपोज ये कोई मटेरियल है और ये इंसिडेंट रे हो गई, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आती है उसी पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। अब लाइट रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज हो गया है,
यहाँ मीडियम कुछ और है, यहाँ मीडियम कुछ और है, तो लाइट रे सामने नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट की वेलोसिटी चेंज हो गई है। अब यदि ये डेंसर मीडियम है तो लाइट रे आपकी बेंड होगी, और यहाँ पर लाइट रे क्या हो गई, जा रही थी इधर, जाना चाहिए था इधर, लेकिन जा रही है इधर। इसका मतलब नॉर्मल से अवे हो रही है। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और जो मीडियम यहाँ पर हो गया वो ऑप्टिकली रेयरर हो गया। यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है। ऐसे ही यदि लाइट रे इधर आ जाए, यानी नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है, तो हम कहेंगे मीडियम कैसा हो गया, डेंसर हो गया है। तो डिपेंड करता है कि लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या नॉर्मल से अवे जाएगी, कि आपका मीडियम कैसा है। अब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कह रहे हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में जो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, ये है आपकी नॉर्मल। तो आपका जो लॉ कह रहा है कि इंसिडेंट रे उस पॉइंट पर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आल लाइज इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है कि आप इन तीनों चीजों को, जो आपकी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे, एक ही सरफेस पर रख सकते हैं। जैसे बोर्ड में आप 3 लाइन, कितनी भी लाइनें खींचें, ब्लैक बोर्ड पर ड्रा करी गई सारी की सारी लाइंस आपकी एक ही सरफेस पे हैं, यानी आपके बोर्ड पर है। तो ऐसे ही ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही सरफेस पे होती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं कि दे आर ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सेम चीज आपकी रिफ्लेक्शन में भी होती थी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में होती है। यहां पे बात करें तो इस तरह से ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है। ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। एक बात और यहां पर बताना चाहेंगे कि ये जो आपका सरफेस है, ये सरफेस आपके दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। नीचे कोई और मीडियम है, ऊपर कोई और मीडियम। तो किसी भी सरफेस से आप हमेशा देखेंगे कि वहां पर रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। यदि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो वहां रिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां पर केवल रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अभी हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ वास्तव में रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो ये जो आपका फर्स्ट लॉ है, ये रिफ्लेक्शन के लिए भी सही है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये पूरे एक सरफेस में होता है। और यहाँ की बात करें तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये भी एक सरफेस में है। फिर सेकंड पॉइंट हमारा रिफ्लेक्शन वाले में क्या आता था कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होता है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अब ये एंगल इंसिडेंट आई है, ये एंगल इंसिडेंट आर है, तो जो सेकंड लॉ है वो ये है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर यानी साइन आर, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। यानी साइन आई, जो भी एंगल बन रहा होगा उसका साइन, और यहां भी जो एंगल बन रहा होगा उसका साइन, यानी साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी किसका, जब साइन आई अपॉन साइन आर कहेंगे तो आई बन रहा है आपका इंसिडेंट रे यानी इंसिडेंट एंगल है, और आर बन रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आई जो है वो उस मीडियम में बनने वाला एंगल है जिसमें लाइट आ रही है, जो आर है वो उस मीडियम में बनने वाला एंगल है जिसमें लाइट जा रही है। जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो है ये एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जिसमें लाइट जा रही है, कंपेयर करते हुए उस मीडियम से जिससे लाइट आ रही है। यानी यहां की बात करें
यदि ये मीडियम 1 हो और ये मीडियम 2 हो तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का है रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम उसको कहेंगे जिसमें लाइट रे आ रही है, सेकेंड मीडियम उसको कहेंगे जिसमें लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है या जा रही है। और साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होगा उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? सेकेंड मीडियम का होगा रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये कंपैरिजन होता है दो मीडियम्स के बीच का, और यहाँ जो कंपैरिजन हम लिख रहे हैं वो सेकेंड मीडियम का लिख रहे हैं फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे होते हैं उसको हम यहाँ आगे लिखते हैं, जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर ये आपको बताता है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हमने इन चीजों को देख लिया, ये आई और ये आर। फिर हम इसी को और डिटेल में देखें। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium is defined as the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction in second medium। ठीक है, तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होता है जिस मीडियम में लाइट रे जा रही होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिव टू फर्स्ट मीडियम। एक चीज और है, इसका यूनिट क्या होगा? तो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख रहे हो, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट है साइन आई अपॉन साइन आर का यूनिट। दोनों ही एंगल हैं और रेशियो है, इसलिए इसका यूनिट कुछ नहीं होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट एज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो जो यूनिट साइन आई का होगा वही साइन आर का होगा। जब डिवाइड करेंगे तो दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये दो आपके जो लॉज हैं यही रिफ्लेक्शन लॉज हैं। पहला कि लाइट रे इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सेम प्लेन में होंगी। दूसरा, इंसिडेंट एंगल का साइन, रिफ्लेक्शन एंगल का साइन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है किसी गिवन मीडियम्स के लिए, और ये जो कांस्टेंट है ये सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको हम लोग भी आगे स्टडी करेंगे। अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है जो हम लोगों ने पीछे देखा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, ये हम लोगों ने बात करी थी कि जब भी कोई लाइट रे डिफरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड अलग अलग होती है, और उसी स्पीड का जो रेशियो होता है वो उन मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए देखें किस प्रकार से है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, यानी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर हैं। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब आप इंसिडेंट रे एयर में आ रही हो या वैक्यूम में आ रही हो, और तब आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे यहाँ पर देखें, इस केस में यहाँ पर यदि ये पहला मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम आपका ग्लास हो, ऑयल हो, वाटर हो, कुछ भी हो, तो ऐसे केस में जब आपका पहला मीडियम एयर या वैक्यूम होता है उस केस में आपका जो इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल साइन आई अपॉन साइन आर, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। कब? जब पहला मीडियम एयर या वैक्यूम, जब पहला मीडियम एयर या वैक्यूम हो और लाइट रे उसी से आ रही हो और किसी दूसरे मीडियम में जा रही हो, उस समय साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा,
कंपैरिजन टू एयर या वैक्यूम, और ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब यहाँ पर उसी चीज को बताया गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड। अच्छा, और यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन आई और साइन आर के रेशियो के इक्वल है। इसी का एक और फॉर्मूला भी है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्चुअली में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम के रेशियो के इक्वल होता है। और ये आपका कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब कभी भी आप लाइट या वैक्यूम एक मीडियम लेंगे और दूसरा मीडियम आपका कोई दूसरा होगा, तो जो ये आपका रेशियो आएगा ये हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या है अपॉन लाइट की स्पीड आपके मीडियम में क्या है। ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा उस मीडियम का, और रिस्पेक्ट में क्या होगा, किसके कंपैरिजन में होगा? कंपैरिजन होगा आपका एयर या वैक्यूम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिस्पेक्ट टू एयर। और ऐसी बात को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपली म्यू कहते हैं। जब भी आपका कंपैरिजन एयर या वैक्यूम से होगा किसी दूसरे मीडियम का, तो उसको सिंपल म्यू लिख सकते हैं और उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि ग्लास में इसकी स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि यहाँ पर 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है आपके ग्लास का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि मीडियम आप कौन सा ले रहे हैं? ग्लास ले रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो गया? म्यू ऑफ ग्लास। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो जब कभी भी आप वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं इस फॉर्मूले से, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लिखने को तो हम म्यू ऑफ मीडियम रिस्पेक्ट टू एयर ऑब्लिक वैक्यूम लिख सकते हैं, लेकिन इसी को हम सिंपल म्यू भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, यानी म्यू ऑफ ग्लास। ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों? क्योंकि यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है वो वैक्यूम या एयर से हो रहा है, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेलोसिटी इन एयर वो हो गई 3 × 10⁸ अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम वो हो गई 2 × 10⁸, और ये आ गया 1.5। तो इस प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया आपका 1.5। इसी को आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। अब एक चीज यहां पर देखने की है कि देखिए कोई भी आप मीडियम लेंगे, किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो हमेशा एयर में लाइट की जो स्पीड है उससे कम ही होगी। सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट आपकी एयर या वैक्यूम में ही होती है। तो इसलिए कोई भी दूसरा मीडियम यदि आप लेते हैं तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कम होगी, और जब डिनोमिनेटर कम होगा तो म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ये बात ध्यान रखने की है कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है, क्योंकि कोई भी मीडियम ले लें उसमें जो स्पीड होगी वो एयर से कम होगी, इसीलिए जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो भी 1 से ज्यादा आएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज। तो फिर से म्यू ऑफ वाटर ये फॉर्मूला लगाएंगे,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब मीडियम आपका क्या है, वाटर है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 1.33। ये क्या आया, ये आया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब कभी एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है तो हम उसको सिंपली म्यू ऑफ वाटर कह सकते हैं और उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों ही एग्जांपल्स में आपका जो पहला मीडियम है वो एयर या वैक्यूम रहा है। दोनों ही क्वेश्चंस में पहला मीडियम आपका एयर या रहा है या फिर वैक्यूम, और दूसरा मीडियम कोई और रहा है, इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। अच्छा, अब इसी जगह पर एक क्वेश्चन हम ये कर दें कि यहाँ पर आप देखिए ग्लास में लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और वाटर में इसकी स्पीड है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम एक यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल कि सपोज ऊपर आपका वाटर है ये और नीचे आपका ग्लास है, तो दो मीडियम हो गए। फर्स्ट मीडियम आपका हो गया वाटर और सेकंड मीडियम हो गया आपका ग्लास। अब यहां पर हम ये निकालें, यही फॉर्मूला यूज करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो सेकंड मीडियम है रिस्पेक्ट टू किसका, वाटर। जैसे यहां पर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम था, सेकंड मीडियम मीडियम था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मीडियम वाटर ले रहे हैं, सेकंड मीडियम ग्लास ले रहे हैं। तो जब आप इसी फॉर्मूले को लगाएंगे म्यू वाले को, तो म्यू आप क्या लगाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये आएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, क्योंकि सेकंड मीडियम है ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आएगा। लेकिन अब किसके कंपैरिजन में आ रहा है, वाटर के कंपैरिजन, तो रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आप फॉर्मूला लगा दें तो म्यू ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब हो गया वाटर में स्पीड जो कि है 2.25 × 10⁸ और ग्लास में स्पीड जो कि है 2 × 10⁸। ये हो गया आपका 1.12। तो ये आपका जो आया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आया रिस्पेक्ट टू वाटर, जबकि अभी तक हम लोगों ने जो निकाले हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास था रिस्पेक्ट टू एयर, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। ये भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास था, यहाँ भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर था, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए जो पहला मीडियम ले रहे थे वो पहला मीडियम हमारा एयर या वैक्यूम था। जबकि यहाँ पर अपने इस नए एग्जाम्पल में हमने क्या किया, पहला मीडियम वाटर है और दूसरा मीडियम ग्लास है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है लाइट की वेलोसिटीज के रेशियो से वो आ रहा है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम यहाँ पर क्या है, वो वाटर है। तो इसलिए इसको डब्ल्यू म्यू जी लिखेंगे, यहाँ पर सिंपल म्यू जी नहीं लिख सकते, यहाँ पर साफ साफ डब्ल्यू म्यू जी लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है रिस्पेक्ट टू वाटर, जबकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास था रिस्पेक्ट टू एयर। तो जब रिस्पेक्ट टू एयर होता है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं और सिंपल म्यू ग्लास लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और चीजें। अब जैसे यहां पर हम बात करें, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके अलग अलग मीडियम्स के और उन मीडियम्स में आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो देखिए वैक्यूम और एयर में तो लाइट की वेलोसिटी सेम होती है, इसीलिए इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, 1 है। जबकि आइस और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इसमें आपकी लाइट की वेलोसिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू एयर या वैक्यूम से। तो ये आपको अलग अलग मीडियम दिए गए हुए हैं, आपके उन मीडियम में लाइट की वेलोसिटी जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका मतलब उसमें लाइट की वेलोसिटी उतनी ही कम है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का मतलब क्या हो गया, म्यू ऑफ डायमंड मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ
लाइट इन डायमंड, इस वैल्यू को रखेंगे तो आपको निकलेगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। जब एयर या वैक्यूम रिस्पेक्ट में होता है तो उसको हम नहीं भी लिखते हैं। तो इस तरह से म्यू ऑफ डायमंड आपका आ गया। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड सपोज नहीं पता हमको, लेकिन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ कितना? 2.41। तो 2.41, तो यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड निकाल सकते हो। तो वीडी क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आइए, तो इसको इधर ले आएंगे, तो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.41। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड निकल आएगा। तो इस तरह से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको मीडियम का पता है तो आप उसमें लाइट की स्पीड निकाल सकते हो, और या लाइट की स्पीड पता है तो उसका आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। तो इस तरह से कई सारे मटेरियल्स हैं जिनके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको दिया है, और उसको देख के आप जान सकते हो कि किसमें लाइट की स्पीड कम है, किसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है। जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कब होगा? जिसमें स्पीड कम होगी। तो जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब उसमें स्पीड कम है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे इसी को कुछ आगे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।